कोरोना के हालात पर आज पीएम मोदी 10 राज्यों के 54 डीएम और सीएम से करेंगे सीधा संवाद। आज की बातचीत में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी होंगी शामिल। रैपिड एंटीजन टेस्ट को लेकर आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस। एसिम्टोमेटिक लोगों को घर पर टेस्ट की मंजूरी। रिपोर्ट नेगेटिव तो आरटीपीसीआर टेस्ट की सलाह। एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव तो दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं। भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट का विश्व रिकॉर्ड बना। 24 घंटे में 20 लाख से ज्यादा टेस्ट। संक्रमण दर घटकर 13.31% हुई। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में नए ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने के लिए पहुंचे। कहा, सैकड़ों डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों और कई पत्रकारों ने कोरोना से जान गंवाई। सभी को नमन करता। कोरोना से लड़ाई में मुस्तैद सेना ने बढ़ाई तैयारी। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा, ऑक्सीजन बेड्स की तादाद 1800 से बढ़कर 4000। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर लगी ब्रेक। 24 घंटे में 3846 नए मरीज सामने आए। 5 अप्रैल के बाद एक दिन में सामने आने वाले कोरोना मरीजों का सबसे कम आंकड़ा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए बनाई जाएगी स्पेशल टास्क फोर्स। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की उपलब्धता का ध्यान रखने के लिए टीम का गठन होगा। यूपी में बेसिक शिक्षा को छोड़कर बाकी सभी स्तर के छात्रों के लिए आज से शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई। राज्य में कोरोना आंकड़ों में कमी और बढ़ते रिकवरी रेट के चलते फैसला। देश में कोरोना पर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद लगेगी पहली वैक्सीन। शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी लगवा सकती हैं वैक्सीन। जून में राज्यों को मिलेगी 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोविड वैक्सीन के बारे में जानकारी दी। तमिलनाडु में 18 से 44 साल के लोगों का आज से शुरू होगा टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम के मुताबिक टीकाकरण अभियान में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को दी जाएगी प्राथमिकता। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत दूर करने के लिए अमेरिका की बड़ी पैमाने पर तैयारी। कहा, अपनी ताकत और साथियों की शक्ति के साथ बढ़ाई जाएगी वैक्सीन उपलब्धता। वैक्सीन की किल्लत को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सफाई। कहा, 12 कंपनियां वैक्सीन बनाने के काम में जुटी हुई हैं। पहले गडकरी ने कहा था कि 10 कंपनियों को वैक्सीन बनाने का लाइसेंस दिया जाना चाहिए। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सभी जरूरी दवाओं की आपूर्ति पर सरकार की निगरानी। मनसुख मंडाविया के मुताबिक कोरोना की सभी दवाएं अब भारत में उपलब्ध और कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की निगरानी और वितरण के लिए बनाई 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति। इस दवा का इस्तेमाल ब्लैक फंगस के इलाज में किया जाता है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। कोरोना के बीच देश में ब्लैक फंगस की दस्तक से दहशत में लोग। कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। राजस्थान में ब्लैक फंगस की महामारी घोषित होते ही जोधपुर के अस्पतालों में बने अलग वार्ड और बेड। जोधपुर रीजन में 50 से ज्यादा मरीज हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी सामने आए ब्लैक फंगस के मरीज। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 50 मरीज भर्ती। 4 मरीजों की मौत। रोगी इलाज के बाद ठीक होकर एक मरीज घर भी लौटा। कोरोना महामारी के बाद अब ब्लैक फंगस का खौफ बढ़ा। मेरठ के अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 42 मरीज भर्ती। 3 मरीजों की मौत हुई। डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए लोगों से सावधान रहने को कहा। अलीगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीजों से मिलने से हड़कंप मच गया। दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय और एक निजी अस्पताल में 2 मरीज मिले। कानपुर में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ने के कारण एंटी फंगल इंजेक्शन की बाजार में किल्लत। लोगों को दवाओं की कालाबाजारी की आशंका।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आने से दहशत। जिला अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज में मिला लक्षण। मरीज के इलाज के लिए बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। दिल्ली के एम्स के डॉक्टर पद्म श्रीवास्तव के मुताबिक 3 अंकों की संख्या को पार किए ब्लैक फंगस के मरीजों के आंकड़े। ट्रॉमा सेंटर और एम्स में झज्जर में बनाए गए हैं वार्ड। बिहार के पटना में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए IGIMS और एम्स में विशेष सेंटर बनाए गए। संस्थान के RIO में 30 और ENT विभाग में 20 बेड सुरक्षित। सिंगापुर कोरोना वायरस विवाद। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के दखल के बाद खत्म। सिंगापुर के उच्चायुक्त ने कहा, एस जयशंकर के बयान से साफ है भारत सिंगापुर के साथ अपने रिश्तों को काफी अहमियत देता है। सिंगापुर ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर केजरीवाल के बयान पर आपत्ति जताई। कहा, कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त ने कहा, दिल्ली सीएम के बयान ने हमें चौंकाया, लेकिन भारत सरकार के बयान से संतुष्ट। केंद्र सरकार पर दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पलटवार। बोले, हमें बच्चों की चिंता है, लेकिन केंद्र को अपने इमेज की चिंता है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना के अपने सरकारी आवास 1 पोलो रोड में खोला कोविड अस्पताल। कहा, सरकारी अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी। बिहार से बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर निशाना साधा। लिखा, राबड़ी देवी के 10 फ्लैट हैं। कांति देवी से गिफ्ट में मिले 2 मंजिला मकान में तेजस्वी ने क्यों नहीं खोला अस्पताल। सुशील मोदी ने तेजस्वी की बहनों का नाम लिया तो लालू यादव की डॉक्टर बेटी रोहिणी आचार्य ने की गालियों की बौछार। बोली, मुंह थूर देंगे। सुबह सुबह खबरों के सुपर डोज के साथ 180 मिनट न्यूजफुल बुलेटिन का सफर लगातार जारी है, जिसमें कोरोना, पॉलिटिक्स सबकी बात होगी। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। लेकिन प्रतिमा, सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। ताउते तूफान ने पश्चिमी राज्यों में तबाही मचाई और इसका असर उत्तरी राज्यों तक है। दिल्ली NCR में कल से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला चल रहा है। रात भर भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश होती रही। गुजरात में जहां एक और ताउते ने तांडव मचा दिया, वहीं दिल्ली NCR के लिए राहत लेकर आया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बुधवार से शुरू हुई बारिश का सिलसिला पूरे दिन और फिर पूरी रात भर जारी रहा। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश रुक रुक कर होती रही, जिसकी वजह से तापमान 25 डिग्री से भी कम बना रहा। दिल्ली होगा 5-6 सेंटीमीटर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो दिल्ली में कम होगा, नोएडा गाजियाबाद में थोड़ा ज़्यादा होगा। और जैसे मैंने बताया, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश खास करके ये आज और कल रहेगा। तो ये हो गया जो ताउते का जो सिस्टम था, जो साइक्लोनिक सिस्टम का रेमिना। दिल्ली में बुधवार सुबह से रात 8:30 बजे तक 60 मिलीमीटर बारिश हुई, जो मई के महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। इससे पहले 24 मई 1976 को एक दिन में इतनी बारिश हुई थी। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि मई के महीने में 1951 से अब तक का सबसे कम तापमान है। देश की राजधानी की बात तो हमने कर ली, लेकिन बाकी राज्यों को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी क्या है, प्रतिमा बता रही है टच स्क्रीन के जरिए। ओवर टू यू प्रतिमा। शुक्रिया मलिका। तो अपने दर्शकों को बता दें कि ताउते तूफान आगे बढ़ गया है, लेकिन कई सारे इलाकों में अपना असर भी छोड़ गया है। असर कुछ इस तरीके का हुआ है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी कल से ही हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम में बदलाव आया है, जो एक हद तक राहत भी दे रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अब आपके सामने हम मैप के जरिए इस टच स्क्रीन पर हम आपको समझाएंगे कि मौसम विभाग ने किन ऐसे राज्यों के लिए भारी बारिश की आशंका जाहिर की है, कौन से ऐसे राज्य जहां मध्यम बारिश होने वाली है और कौन से ऐसे राज्य है जहां हल्की बारिश होने वाली है। तो बहुत आसान भाषा में आपके सामने हम ये रख दे रहे हैं मैप। तो देखिए, भारी बारिश यानी ये जो इलाके जो कि चिन्हित किए हम लोगों ने, ये मौसम विभाग ने बताया है कि इन राज्यों में होने वाली है भारी बारिश, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसमें शामिल है, जहां पर भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। कुछ इस तरीके का असर ताउते का भी देखने को मिल रहा है। बात मध्यम बारिश की कर लेते हैं, तो कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर मध्यम बारिश होने वाली है, अब वो भी आप जान लीजिए। आपके सामने वो राज्य: दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, तेलंगाना, गोवा,
अंदरूनी कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंदरूनी तमिलनाडु, ये वो राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि मध्यम बारिश यहां पर होने वाली है। तो कुछ इस तरीके का असर इन इलाकों में देखने को मिलेगा, इन राज्यों में देखने को मिलेगा। एक ही राज्य के कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहां मध्यम बारिश होगी, जहां हल्की बारिश होगी और जहां भारी बारिश होगी। ठीक है, हल्की बारिश की अगर हम बात कर लें, लद्दाख में हल्की बारिश का प्रेडिक्शन है, गुजरात में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो ताउते तूफान आगे जरूर बढ़ गया है, लेकिन देश के कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इसका असर देखने को मिल रहा है और असर कुछ ऐसा है कि कहीं पर भारी बारिश देखने को हमें मिल सकती है, कहीं पर मध्यम और कहीं पर हल्की। ओवर टू यू मल्लिका। शुक्रिया प्रतिमा। तो प्रतिमा ने टच स्क्रीन के जरिए जरूरी जानकारी आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। ताउते का साइड इफेक्ट राजस्थान में भी दिखा, जहां कुछ जिलों में बेमौसम बारिश ने लोगों को मुसीबतों में डाल दिया। हाहाकार मचाता ये पानी किसी नदी का नहीं, बल्कि उस बारिश का है जो ताउते तूफान अपने साथ राजस्थान लेकर आया। गुजरात से होते हुए ताउते जैसे ही राजस्थान की सीमा में दाखिल हुआ, तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और बांसवाड़ा जिले के अधिकांश इलाकों का हाल कुछ ऐसा हो गया। घंटों की बारिश के बाद शहर के साबेला बाईपास पर मौजूद रेलवे के अंडरपास पे 8 फीट तक पानी भर गया। बुधवार से लगातार हो रही बारिश से अजमेर शहर का भी हाल बेहाल हो गया। शहर में सुबह जब लोग सोकर उठे तो गलियों में पानी का कब्जा था और नाले उफान मार रहे थे। यहाँ पर आधे घंटे की बारिश में कमर तक का पानी भर जाता है भैया। और ये 15-20 सालों से ये समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। आए दिन यही परेशानी होती है बारिश के टाइम में। मैंने कितनी बार शिकायतें करी, आने वाले पार्षदों को भी बोला, पूर्व पार्षदों को भी बोला, वर्तमान को भी बोला, सबने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना डिप्रेशन अब कमजोर हो गया है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में आज भी बारिश हो सकती है। एक और अहम खबर आपके सामने रख देते हैं। ताउते तूफान के वक्त मुंबई के पास समंदर में डूबे बार्ज 305 पर मौजूद लोगों में से अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 186 लोगों को नौसेना ने मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया, तो 61 लोग अब भी लापता हैं। लेकिन इस पूरी घटना से जुड़े कई सवाल भी उठ रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार पूरी घटना की अब जांच करवा रही है। चक्रवाती तूफान ताउते महाराष्ट्र और गुजरात से होकर तो निकल गया, लेकिन पीछे तबाही के निशानों के साथ कई सवाल भी छोड़ गया। इनमें सबसे बड़ा सवाल मुंबई के पास समंदर में ओएनजीसी के उन बार्ज से जुड़ा हुआ है जिन पर सवार कई लोग तूफान के वक्त मौत के मुंह में समा गए और सैकड़ों किसी तरह मौत के भंवर से निकाल लिए गए। हम लोग अपनी मौत दिख रही थी, भी हम लोग नहीं रहे। हमारा बात था एक साइड से डैमेज हो चुका था, उसमें पानी भर गया था। 8 घंटे तक हम लोग उसी में थे। सर लग नहीं है कि हम लोग अब जी पाएंगे। सवाल है, जब अलर्ट के बाद प्रभावित इलाकों से लाखों लोगों को तूफान से पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया, तो बार्ज पर मौजूद लोगों को भी तूफान आने के पहले क्यों नहीं निकाला गया? उन लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, जिनकी जान बार्ज पर रहते हुए चक्रवाती तूफान में चली गई? सवाल ये भी कि क्या जानबूझकर समंदर के करीब बार्ज पर मौजूद सैकड़ों लोगों को तूफान में मरने के लिए छोड़ दिया गया? ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा सके, इसलिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओएनजीसी के बार्ज P305 के समंदर में डूबने और ओएनजीसी के लिए पश्चिमी तटीय क्षेत्र में काम करने वाली ठेकेदार कंपनी एफकॉन के 3 बार्ज के समंदर में फंसने की पूरी घटना की जांच कराने का फैसला किया है। जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी को 1 महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंपनी होगी। हाई लेवल जांच कमेटी इस बात का भी पता लगाएगी कि ताउते तूफान को लेकर मौसम विभाग और अन्य चेतावनियों पर कितना ध्यान दिया गया, तूफान आने से पहले किस तरह के कदम उठाए गए, बार्ज को सुरक्षित रखने और आपदा प्रबंधन से जुड़े SOP यानी नियम कायदों का सही तरीके से पालन हो भी रहा था या नहीं। मुंबई पुलिस ने समंदर में बार्ज P305 के डूबने के मामले में 4 शवों की सुपुर्दगी के बाद 4 अलग-अलग ADR यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दी है। ताउते तूफान के दौरान मुंबई के पास गहरे समंदर में डूबे बार्ज P305 के कैप्टन और कुछ अफसरों की भूमिका भी सवालों में है। इसकी गवाही मौत के चंगुल से बचा कर लाए गए वो लोग देते हैं, जिनसे ABP न्यूज के रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह ने बात की। तूफान आने वाला था कि आप लोग को पहले से सूचना नहीं दिया गया? सर हम लोगों को पता था, लेकिन हम लोग का जो कैप्टन था वो
मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में रोक के रखा। उसको पता था कि तूफान आने वाला है, फिर भी नहीं वो लेके गया। और बोट 2 था वो लेके चला था पहले, लेकिन हम लोगों का बोट नहीं लेके आया। बोला कि बड़ा बोट है, कुछ नहीं होगा। वो लोग बोले को करीब 200 किलोमीटर साइड से जा रहा है, उतना ज़्यादा असर नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ तो बहुत काफ़ी ज़्यादा, मतलब जितना लोग को अनुमान लगाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब असर था। बारजी के कैप्टन और अब कौन का इंचार्ज ने ये रिस्क लेने का निर्णय लिया था। सिर्फ यही नहीं, बाढ़ से बचाए गए लोग जब एबीपी न्यूज से अपनी आप बीती बयां कर रहे थे तो देखिए कैसे ठेकेदार कंपनियों से जुड़े एक अधिकारी ने सच पर पर्दा डालने की कोशिश की। अरे बात करें तो बात करने दीजिए ना। चलो 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 अंकल चलो उनको जाने के लिए आ जाओ। चलो आप उनको बात करने दीजिए ना। उनको बात कर रहे हैं, आप बाहर हो। पुलिस वाले? हाँ पुलिस वाले आप क्यों रोक रहे हैं? 2 मिनट बात कर रहे हैं ना। 2 मिनट दीजिए ना। आप क्यों रोक रहे हैं? आप मुंबई पुलिस से हैं? आप किस एजेंसी से हैं? आप किस एजेंसी से हैं? 1-2 बंदे अंदर। हाँ कहाँ से? एफ कौन से हैं आप? एफ कौन से हैं आप? क्यों रोक रहे हैं आप क्यों रोक रहे हैं? मना किया गया है क्या? आप नहीं बोलने देना है मीडिया से? कर्मचारियों को आप दबाव डाल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? आप जवाब दे लेते हैं? आप जवाब दे लेते हैं? हाँ आप जवाब दे लेंगे? अभी लोगों का मुंह बंद कर रहे हैं, धमका रहे हैं। आप कर्मचारियों को नहीं बोलना, आप कर्मचारियों को धमका रहे नहीं बोलना है। आप कर्मचारियों को धमका क्यों रहे नहीं बोलना है? सच आखिर क्या है? अलर्ट के बावजूद तूफान में कई बेगुनाह लोगों की मौत और ऐसी गंभीर लापरवाही के लिए आखिर कौन कौन जिम्मेदार है? इसी को सामने लाने के लिए अब हाई लेवल कमेटी जांच में जुटी है। लेकिन एक सवाल सबके जहन में गूंज रहा है, जब गुजरात के तटीय इलाकों से लाखों लोगों को समय रहते सुरक्षित पहुंचाया जा सकता है तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सका? क्यों 700 के करीब लोगों को मरने के लिए यूं छोड़ दिया गया? वाकई तो इस हादसे के बाद बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। चक्रवाती तूफान ताउते की तबाही से अभी देश उभरा नहीं है कि भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में एक और चक्रवाती तूफान के आने की संभावना जता दी है। इस बार खतरा पूर्वी राज्यों पर है। तबाही का ये शोर अभी मध्यम ही पड़ा था कि अंडमान के समुद्री क्षेत्र में एक और तूफान की आहट सुनाई देने लगी है। अगले 5 दिनों के भीतर ये तूफान देश के 2 बड़े पूर्वी राज्यों को अपनी चपेट में ले सकता है। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है यश, जिसे अंडमान भी कहा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी खाड़ी में 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो बहुत जल्द चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है, जो 26 मई की शाम तक बंगाल ओडिशा के तटों तक पहुंच सकता है। हेवी रेनफॉल या रेनफॉल जो है 26 का शाम से उड़ीसा वेस्ट बंगाल में शुरू हो जाएगा। रेन बैंड तो शुरू हो जाएगा, तो इसलिए अभी हम सारा गाइडेंस दे रहे हैं। ये जो नया सिस्टम बन रहा है, क्योंकि एक सिस्टम खत्म होते होते दूसरा सिस्टम बन रहा है, काफी एक्टिव है अभी भारत महासागर, जो उत्तर भारत महासागर काफी एक्टिव है। यश की रफ्तार अम्फान तूफान के बराबर होगी। अम्फान तूफान ने पिछले साल मई में बंगाल के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। हालांकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बंगाल से टकराने के बाद तूफान बांग्लादेश की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन रास्ता बदलने से पहले ओडिशा और दक्षिण बंगाल के जिलों में ये तेज बारिश के साथ दस्तक देगा, इसलिए तैयारियां अभी से शुरू करनी होंगी। अब बात कोरोना की करते हैं। पिछले करीब 1.5 महीने से जारी कोरोना के कोहराम के बीच कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिससे इशारा जरूर मिलता है कि कोरोना की दूसरी लहर कुछ हद तक कमजोर पड़ने लगी है, लेकिन मौत के आंकड़ों में कोई कमी नहीं हो रही। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या वैक्सीनेशन से कोरोना पर लगाम लगाने में मदद मिली है या फिर लॉकडाउन ने इसे रोका है? कोरोना पर तमाम नेगेटिव खबरों के बीच आज दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश से राहत की कई खबरें आई। कई जगह कोरोना से नए केस कम हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट भी कम हुई है। दिल्ली जैसे राज्य में मौत का आंकड़ा भी घटा है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं पूरे देश में कोरोना के नए आंकड़े क्या कहते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,67,334 नए मामले सामने आए, लेकिन चिंता की बात यह है कि देश में पिछले 24 घंटे में 4,529 लोगों की मौत हुई है।
ये एक दिन में देश में कोरोना से मरने वालों का अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। आंकड़े कहते हैं कि देश में हर घंटे 189 लोगों की मौत हो रही है। हर मिनट 3 लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। ये सच है कि देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 3 लाख से नीचे है। कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट भी बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से मौतें हो रही हैं उससे चिंता बढ़ी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मौतों का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा। अगर नए केस कम हो रहे हैं तो मौत क्यों बढ़ रही है। ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव एक्टिव केसेस हैं वो अभी भी ज्यादा है। तो जो ये हम मोर्टेलिटी देख रहे हैं वो उन क्यूमुलेटिव केसेस के रिस्पेक्ट में हमें देखने की जरूरत है। जो भी ये मोर्टेलिटी हो रही है ये वो मरीज हैं जो पिछले 10 से 14 दिन पहले भर्ती हुए थे और अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें नहीं बचा पा रहे। तो जो आज जो केसेस कम हो रहे हैं उसके चलते धीरे धीरे जो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस है वो कम होते जाएंगे और इसका जो मोर्टेलिटी पे इफेक्ट जो है हमें हफ्ते 10 दिन बाद देखने को मिलेगा। इस वक्त 5 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना से मौत के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1291 मौतें हुई, कर्नाटक में 525, तमिलनाडु में 364, दिल्ली में 265 और उत्तर प्रदेश में 255 लोगों की जान गई। दिल्ली की बात करें तो यहाँ कोरोना की रफ्तार कम होती दिख रही है। दिल्ली में संक्रमण की दर कम हुई है, साथ ही रिकवरी रेट 95% के पार हो गया है। यानी दिल्ली में 100 में से 95 लोग कोरोना से रिकवर हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी ना हो, इसके लिए भी एक टीम का गठन किया जाएगा। आज यूपी से भी अच्छी खबर आई। अब धीरे धीरे यूपी में कोरोना को लेकर हालात बेहतर हो रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के फैलने की थी, लेकिन योगी सरकार की लगातार कोशिशों से कोरोना की लहर थमने लगी है। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी के 68% गांव अब तक कोरोना के संक्रमण से बचे हुए हैं और ये भी तब है जब यूपी में टेस्टिंग बढ़ाई गई है। कल प्रदेश में रिकॉर्ड टेस्ट किए गए, अब तक का सर्वाधिक, और कल जो 24 घंटे में टेस्ट हुए उनकी संख्या 2,99,327 रही। अब तक कुल मिलाकर 4,55,31,018 टेस्ट उत्तर प्रदेश में किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना से निपटने में योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की है। वाराणसी के अधिकारियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने योगी सरकार के काम को असरदार बताया है। प्रधानमंत्री एक बार फिर 21 मई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। यूपी में कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की नई फौज भी तैयार की जा रही है, जिसमें युवा चिकित्सक शामिल हैं। MBBS अंतिम वर्ष के छात्र भी कोरोना संक्रमितों की देखभाल में जी जान से जुटे हैं। लखनऊ की सरीना जहरा से मिली। पारिवारिक बैकग्राउंड सेना से जुड़ा है, लेकिन वो कोरोना के खिलाफ जंग में योद्धा बनकर उतरी हैं। साजो सामान के नाम पर है दवाइयाँ और वर्दी के नाम पर है PPE किट। हमारी पोस्टिंग ट्रायज में लगी थी। ट्रायज में बेसिकली आपको अंदर लेना होता है, पेशेंट को अंदर लेके उसका वाइटल्स देखना कि उसकी ऑक्सीजन क्या चल रही है, उसको इमरजेंसी मैनेजमेंट करना वहाँ पे, तो वो हम लोग ने वहाँ पे सीखा। गोरखपुर के रहने वाले शुभम प्रजापति एरा मेडिकल कॉलेज में MBBS फाइनल ईयर के छात्र हैं। शुभम खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें ऐसे वक्त में अपनी सेवाएं देने का मौका मिला है जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। फाइनल ईयर खत्म हुआ, हमारे यहाँ सिखाया गया, हमें ट्रेनिंग दी गई कि हाँ हमें इंटर्नशिप जो करनी है हमें इस पेंडेमिक को लेके करनी है। इस पेंडेमिक ओरिएंटेड हमारा था ये ट्रेनिंग सेशन, तो हाँ हमें ट्रेनिंग दी गई अच्छे से और हमने अपनी ड्यूटी की। चिकित्सक परिवार से वास्ता रखने वाली मल्लिका अग्रवाल भी कुछ ऐसा ही सोचती हैं। हम लोग ये सोच के जाते हैं कि हमें मेनली जो पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखना है, उनका ख्याल करना है। हमें अपनी इतनी चिंता नहीं होती जितना उनके लिए हमें लगता है। हमें लगता है कि उनको सही करने से ही हमें संतुष्टि मिलेगी अंदर से। चुनौती सिर्फ लोगों को मौत से बचाना ही नहीं है, चुनौती वैक्सीनेशन भी है। PM नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि वैक्सीन की जल्द से जल्द सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है। आज ये खबर आई कि 1 मई 2021 से 15 जून 2021 तक
केंद्र की तरफ से राज्यों को कुल 5,86,29,000 वैक्सीन डोज मुफ्त दी जाएंगी। इसके अलावा वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्यों की सीधी खरीद के लिए जून 2021 के अंत तक कुल 4,87,55,000 वैक्सीन डोज तैयार रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 20 मई को कोरोना को लेकर देश के 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उन राज्यों के 56 जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे। ये संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इससे पहले 18 मई को पीएम ने 46 जिलाधिकारियों से बातचीत की थी। वैक्सीन की किल्लत के साथ साथ वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर भी कुछ लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसे लेकर एक गाइडलाइन जारी की। कोरोना संक्रमित हुए व्यक्ति को ठीक होने के 3 महीने बाद वैक्सीन दी जाएगी। जिसे कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिल गई है और उसके बाद उसे कोरोना हो गया, उसे दूसरी डोज कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद लगेगी। किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जिसे अस्पताल में एडमिशन की जरूरत पड़ी हो, उसे वैक्सीन के लिए 4 से 8 हफ्ते का इंतजार करना होगा। इस बीच वैक्सीन को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सुर्खियों में आ गया। गडकरी ने वही बात कह दी जो विपक्षी दल कह रहे थे। किसी बात की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे, प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाएगा, जैसे हापकिन को इंपॉर्टेंस मिला है, हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फॉर्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। लेकिन गडकरी के बयान ने तूल पकड़ा तो उन्होंने सफाई भी दे दी। गडकरी ने ट्वीट किया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि सरकार इस दिशा में पहले से ही काम कर रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने मुझे बताया है कि सरकार वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 12 कंपनियों से बातचीत कर रही है। जल्द ही इसके नतीजे भी सामने आएंगे। तो एक तरफ देश कोरोना से जूझ रहा है, तबाही कितनी हुई है तूफान की वजह से वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सियासत अपने चरम पर है। सियासत नहीं रुक रही। टोलकिट विवाद में दिल्ली में केस दर्ज कराने में नाकाम रहने के बाद कांग्रेस की ओर से रायपुर में केस दर्ज करवाया गया है। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। NSUI के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष ने इन पर कांग्रेस के लेटर हेड का इस्तेमाल कर झूठी बातें फैलाने का आरोप लगाया है। डॉक्टर रमन सिंह एवं संबित पात्रा के खिलाफ पुलिस ने FIR किया है। इससे पहले पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये दावा भी किया कि फर्जी टूल किट तैयार करने की जालसाजी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा, संगठन महामंत्री BL संतोष, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तथा प्रवक्ता संबित पात्रा को जेल जाना पड़ सकता है। जरूरत पड़ी तो हम प्राइवेट कंप्लेंट करेंगे, मजिस्ट्रेट से इनको समन करवाएंगे। दरअसल बीजेपी कोरोना काल में राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस पर टूल किट तैयार करने और इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने का कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। बीजेपी ने इस मामले में एक नया दावा किया है। ऑथर कौन है? सौम्या वर्मा नामक एक महिला है। लिखा गया है कि सौम्या वर्मा जो है वो ऑफिस ऑफ प्रोफेसर MV राजीव गौड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे वो कनेक्टेड है। सच्चाई क्या है, कौन किसके खिलाफ टूल किट बना रहा है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कोरोना संकट के इस दौर में नेताओं की लड़ाई किसी भी लिहाज से वाजिब नहीं कही जा सकती। कोरोना के हालात पर आज पीएम मोदी 10 राज्यों के 54 DM और CM से करेंगे सीधा संवाद। आज की बातचीत में पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी भी होंगी शामिल। रैपिड एंटीजन टेस्ट को लेकर ICMR की नई गाइडलाइन। सिम्टोमेटिक लोगों को घर पर टेस्ट की मंजूरी, रिपोर्ट नेगेटिव तो RT-PCR टेस्ट की सलाह, एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव तो दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं। भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट का विश्व रिकॉर्ड बना। 24 घंटे में 20 लाख से ज्यादा टेस्ट। संक्रमण दर घटकर 13.31% हुई। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में नए ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने के लिए पहुंचे। कहा, सैकड़ों डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों और कई पत्रकारों ने कोरोना से जान गंवाई, सभी को नमन करता हूं। कोरोना से लड़ाई में मुस्तैद सेना ने बढ़ाई तैयारी। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा, ऑक्सीजन बेड्स की तादाद 1800 से बढ़कर 4000 थी।
दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर लगी ब्रेक। 24 घंटे में 3,846 नए मरीज सामने आए। 5 अप्रैल के बाद एक दिन में सामने आने वाले कोरोना मरीजों का सबसे कम आंकड़ा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए बनाई जाएगी स्पेशल टास्क फोर्स। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता का ध्यान रखने के लिए टीम का गठन होगा। यूपी में बेसिक शिक्षा को छोड़कर बाकी सभी स्तर के छात्रों के लिए आज से शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई। राज्य में कोरोना आंकड़ों में कमी और बढ़ते रिकवरी रेट के चलते फैसला। देश में कोरोना पर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद लगेगी पहली वैक्सीन। शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी लगवा सकती हैं वैक्सीन। जून में राज्यों को मिलेगी 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोविड वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी। तमिलनाडु में 18 से 44 साल के लोगों का आज से शुरू होगा टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम के मुताबिक टीकाकरण अभियान में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को दी जाएगी प्राथमिकता। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत दूर करने के लिए अमेरिका की बड़े पैमाने पर तैयारी। कहा, अपनी ताकत और साथियों की शक्ति के साथ बढ़ाई जाएगी वैक्सीन उपलब्धता। वैक्सीन की किल्लत को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सफाई। कहा, 12 कंपनियां वैक्सीन बनाने के काम में जुटी हुई हैं। पहले गडकरी ने कहा था कि 10 कंपनियों को वैक्सीन बनाने का लाइसेंस दिया जाना चाहिए। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सभी जरूरी दवाओं की आपूर्ति पर सरकार की निगरानी। मनसुख मंडाविया के मुताबिक कोरोना की सभी दवाएं अब भारत में उपलब्ध और कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में एन्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की निगरानी और वितरण के लिए बनाई 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति। इस दवा का इस्तेमाल ब्लैक फंगस के इलाज में किया जाता है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। कोरोना के बीच देश में ब्लैक फंगस की दस्तक से दहशत में लोग। कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। राजस्थान में ब्लैक फंगस की महामारी घोषित होते ही जोधपुर के अस्पतालों में बने अलग वार्ड और बेड। जोधपुर रीजन में 50 से ज्यादा बेड। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी सामने आए ब्लैक फंगस के मरीज। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 50 मरीज भर्ती। 4 मरीजों की मौत। एम रोगी इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटा। कोरोना महामारी के बाद अब ब्लैक फंगस का बढ़ा खौफ। मेरठ के अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 42 मरीज भर्ती। 3 मरीजों की हुई मौत। डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए लोगों से सावधान रहने की अपील की। अलीगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीजों के मिलने से हड़कंप। दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय और एक निजी अस्पताल में 2 मरीज मिले। कानपुर में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ने के कारण एंटी फंगल इंजेक्शन की बाजार में किल्लत। लोगों को दवाओं की कालाबाजारी की आशंका। उत्तराखंड में कि पिथौरागढ़ में ब्लैक फंगस के पहले मामले के सामने आने के बाद दहशत। जिला अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज में मिला लक्षण। मरीज को इलाज के लिए बड़े अस्पताल में रेफर किया गया। कुछ और अहम खबरों का कर लेते हैं रुख। दिल्ली के एम्स की डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव के मुताबिक 3 अंकों की संख्या को पार की ब्लैक फंगस के मरीजों के आंकड़े। ट्रॉमा सेंटर और एम्स झज्जर में बनाए गए वार्ड। पटना में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए आईजीआईएमएस और एम्स में विशेष सेंटर बनाए गए। संस्थान के रियो में 30 और ईएनटी विभाग में 20 बेड सुरक्षित। सिंगापुर कोरोना वायरस विवाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के दखल के बाद खत्म हुआ। सिंगापुर के उच्चायुक्त ने कहा, एस जयशंकर के बयान से साफ है भारत सिंगापुर के साथ अपने रिश्तों को काफी अहमियत देता है। सिंगापुर ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर केजरीवाल के बयान पर जताई आपत्ति। कहा, कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त ने कहा, दिल्ली सीएम के बयान ने हमें चौंकाया लेकिन भारत सरकार के बयान ने संतुष्ट किया। केंद्र सरकार पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पलटवार। बोले, हमें बच्चों की चिंता है लेकिन केंद्र को अपनी इमेज की। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना के अपने सरकारी आवास
एक पोलो रोड में कोविड अस्पताल खोला, कहा सरकारी अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी। बिहार से बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर साधा निशाना, लिखा राबड़ी देवी के 10 फ्लैट हैं, कांति देवी से गिफ्ट में मिले 2 मंजिला मकान में तेजस्वी ने अस्पताल क्यों नहीं खोला। सुशील मोदी ने तेजस्वी की बहनों का नाम लिया तो लालू यादव की डॉक्टर बेटी रोहिणी आचार्य ने गालियों की बौछार की। जेडीयू ने बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, ट्विटर बबुआ और लापतागंज का नायक बताया। लालू यादव के परिवार को ट्विटर फैमिली बताते हुए कोरोना काल के ट्वीट को लिखा जोखा पेश किया। तेजस्वी यादव पर बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने भी निशाना साधा, सरकारी आवास को कोविड अस्पताल बनाने को लेकर बोले अब डॉक्टर भी लाइए, सरकार क्यों देगी। दिल्ली हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों पर आज भी सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने कल कहा था तीसरी लहर आने का इंतजार न करे सरकार, सबको जल्दी लगे टीका। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा की आज साकेत कोर्ट में होगी पेशी, 3 दिन की रिमांड खत्म हो रही है। इटावा के ग्रामीण इलाके के ताखा ब्लॉक में 6 करोड़ रुपए की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पड़ा है ताला, कोरोना काल में भी नहीं हो रही डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली, महीने भर में इलाज के अभाव में 20 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। बस्ती में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज की व्यवस्थाओं की फिर से पोल खुली, 5 बजते ही गायब हो जाते हैं डॉक्टर, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय के भरोसे होता है मरीजों का इलाज। बिहार के सहरसा जिले में खंडहर बना सौर बाजार का उप स्वास्थ्य केंद्र, वर्षों से लटका है ताला, लोग रखते हैं भूसा गोबर। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना पीड़ित महिला ने तड़प पर दम तोड़ दिया, अस्पताल प्रशासन ने नहीं सुनी परिजनों की गुहार, बेटे ने किया वीडियो वायरल। बिहार के सुपौल से अमानवीय घटना की तस्वीरें सामने आई हैं, एम्बुलेंस की जगह ऑटो से भेजे जाते हैं मरीज, कंपाउंडर की जगह सुरक्षा गार्ड लगाते हैं स्टिच। बिहार में सिवान के मैरवा से शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, बार बार फोन करने के बाद भी नहीं मिली एम्बुलेंस, तो पिता को इलाज के लिए ठेले पर लेकर निकला बेटा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले की घटना है। एमपी के निवाड़ी में देवी मां को जल चढ़ाकर कोरोना भगाने निकले सैकड़ों लोग, बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। एमपी के आगर मालवा में कोरोना के प्रकोप से निपटने के लिए विश्व हिंदू परिषद को शुद्धिकरण का सहारा, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता हाथ में हवन कुंड और मंत्रों का जाप करते हुए दिखाई दिए। यूपी की शामली में कोरोना पर काबू के लिए कैराना कोतवाली में पुलिस वालों ने यज्ञ और हवन करवाया, 3 दिन तक चली पूजा। तूफान में जहाजों के फंसने के कारण की होगी जांच, बार्ज P305 सागर भूषण और सपोर्ट स्टेशन 3 की जांच होगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी का गठन किया, कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। नौसेना के मुताबिक मुंबई के समंदर में बार्ज 305 में फंसे अब तक 26 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, 186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, 61 अब भी लापता हैं। पीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा, मुंबई में डूबे जहाज बार्ज P305 के कैप्टन पर गंभीर आरोप, बचाए गए लोगों के मुताबिक कैप्टन ने कहा था बार्ज नहीं डूबेगा, ओएनजीसी के लिए ठेके पर काम कर रहे थे जहाज। नौसेना के मुताबिक गुजरात से सटे समंदर में भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, सागर भूषण और सपोर्ट स्टेशन 3 को ओएनजीसी के जहाज की मदद से पीपाव पोर्ट लाया जा रहा है। मुंबई में ताउते तूफान के जाने के बाद समुद्र से निकला कई टन कचरा, इससे पहले 2018 के हाई टाइड के बाद अकेले मरीन ड्राइव पर ही 9 टन कचरा समुद्र से बाहर निकला था। ताउते तूफान से प्रभावित गुजरात को 1000 करोड़ का राहत पैकेज, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख। प्रधानमंत्री मोदी ने की सीएम विजय रूपाणी से हालात की समीक्षा पर बातचीत, दीव का भी हवाई सर्वेक्षण किया। गुजरात में ताउते तूफान के चलते अब तक 45 लोगों की मौत, अमरेली में सबसे ज्यादा 15 लोगों ने गंवाई जान, 2-2 लाख का मुआवजा। गुजरात में 4000 से ज्यादा गांव में बत्ती गुल। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के मुताबिक तूफान से प्रदेश में 16,500 कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा, 40,000 से ज्यादा पेड़ भी उखड़े।
अहमदाबाद में तूफान ताउते के चलते 5 मंजिला इमारत गिरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, इमारत को पहले ही खाली करा लिया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज तूफान प्रभावित ऊना, जाफराबाद और राजुला का हवाई सर्वे करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। गुजरात में तबाही मचाने के बाद राजस्थान पहुंचा ताउते तूफान, कई जगह भारी बारिश, उदयपुर जोधपुर में एसडीआरएफ की टीमों ने संभाला मोर्चा, दिल्ली एनसीआर में भी बारिश। पूर्वी राजस्थान और आसपास के इलाकों के ऊपर बना डिप्रेशन अब हुआ कमजोर, मौसम विभाग के मुताबिक सीकर समेत कई इलाकों में कल शाम तक हुई भारी बारिश। ताउते के असर से दिल्ली एनसीआर में मई महीने की बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड, दिल्ली में 60 मिलीमीटर बारिश, 1976 के बाद मई महीने में इतना बरसे बादल। चीनी सरकार ने भारत में ताउते तूफान से हुई मौतों पर दुख जताया, कहा जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति गहरी संवेदना। उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना, मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान में हो सकता है तब्दील, पश्चिम बंगाल और ओडिशा होंगे प्रभावित। की बात होगी मौसम के करवट लेने की और देश पर नए संकट की भी हम बात करेंगे। मलिका, हम आगे बढ़े उससे पहले हर दिन की तरह हमारे दर्शकों के लिए आज का पॉजिटिव थॉट है आपके पास? देखिए, पॉजिटिव थॉट तो हम रोज बता ही रहे हैं आपको, लेकिन आज एक मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आपको खबरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से मौसम ने करवट ली है। ताउते तूफान से जो तबाही मची उससे जुड़ी भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ, प्रतिमा नोएडा में रहती है और कल पूरा दिन हमने देखा किस तरह से बारिश होती रही। तो ऐसे में जरा सोचिए उन स्ट्रीट एनिमल्स के बारे में, आपके घर के पास जो स्ट्रेज हैं उनके बारे में भी सोचिए। तो कुछ हो सके तो उनकी मदद कीजिए। जैसे मैंने अपने घर के पास एक शेल्टर होम बनाया है, तो जब बारिश होती है तो वहां वो जाकर शरण ले लेते हैं और बारिश से बच जाते हैं। आप भी कुछ ऐसी कोशिश कीजिए, मदद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो तो बेजुबान है, कभी आपसे मदद नहीं मांग पाएंगे। ऐसा करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। बहुत ही अच्छा मैसेज मालिका आपने दिया है और कुछ इस तरीके से आप किसी के काम आ सके ऐसी कोशिश आपको हर दिन करनी चाहिए। तो चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं आज की 3 सबसे बड़ी खबर कौन सी है वो आपको बता देते हैं। देखिए, देश अभी ताउते तूफान से उभरा नहीं है कि एक और तूफान देश के दूसरे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार खड़ा है। ताउते तूफान का साइड इफेक्ट अब तक जारी है। पश्चिमी राज्यों में मौसम की मार के बाद अब राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के इलाकों में इसका असर दिखाई दे रहा है। तीसरी और अहम खबर कोरोना को लेकर है। पीएम मोदी आज 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं। बड़ी बात है कि ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल होने वाली है। तो ये आज की 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तो देखिए, चक्रवाती तूफान ताउते की तबाही से अभी देश उभरा नहीं है कि भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में एक और चक्रवाती तूफान के आने की आशंका जाहिर कर दी है। इस बार खतरा पूर्वी राज्यों पर है। तबाही का ये शोर अभी मध्यम ही पड़ा था कि अंडमान के समुद्री क्षेत्र में एक और तूफान की आहट सुनाई देने लगी है। अगले 5 दिनों के भीतर ये तूफान देश के 2 बड़े पूर्वी राज्यों को अपनी चपेट में ले सकता है। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है यश, जिसे अंडमान भी कहा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी खाड़ी में 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो बहुत जल्द चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है, जो 26 मई की शाम तक बंगाल ओडिशा के तटों तक पहुंच सकता है। हेवी रेनफॉल या रेनफॉल जो है 26 का शाम से उड़ीसा वेस्ट बंगाल में शुरू हो जाएगा। रेन बैंड तो शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए अभी हम सारा गाइडेंस दे रहे हैं। ये जो नया सिस्टम बन रहा है, क्योंकि एक सिस्टम खत्म होते होते दूसरा सिस्टम बन रहा है, काफ़ी एक्टिव है अभी भारत महासागर, जो उत्तर भारत महासागर काफ़ी एक्टिव है। यश की रफ्तार अम्फान तूफान के बराबर होगी। अम्फान तूफान ने पिछले साल मई में बंगाल के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। हालांकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बंगाल से टकराने के बाद तूफान बांग्लादेश की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन रास्ता बदलने से पहले ओडिशा और दक्षिण बंगाल के जिलों में ये तेज बारिश के साथ दस्तक देगा, इसलिए तैयारियां अभी से शुरू करनी होगी।
और चलिए अब एक बड़ी खबर आपको बता दें इसी से जुड़ी। ताउते तूफान ने महाराष्ट्र गुजरात में बड़ी तबाही मचाई है और अब ताउते ने दिल्ली में भी मौसम को बदल दिया है। दिल्ली में ताउते तूफान की वजह से 2 दिनों से बारिश जारी है। दिल्ली में बारिश ने मई में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में बुधवार को एक दिन में 60 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 24 मई 1976 के बाद सबसे ज्यादा है। साथ ही कल का अधिकतम तापमान करीब 24 डिग्री रहा, जो 1951 के बाद सबसे कम है। तो देखिए किस तरह से मौसम ने करवट ली है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जहां तहां जल जमाव की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और अगर तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया। तो 1951 के बाद मई में अधिकतम तापमान सबसे कम दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने करवट ली। गुजरात में जहां एक और ताउते ने तांडव मचा दिया, वहीं दिल्ली एनसीआर के लिए राहत लेकर आया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बुधवार से शुरू हुई बारिश का सिलसिला पूरे दिन और फिर पूरी रात भर जारी रहा। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश रुक रुक कर होती रही, जिसकी वजह से तापमान 25 डिग्री से भी कम बना रहा। दिल्ली होगा 5-6 सेंटीमीटर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो दिल्ली में कम होगा, नोएडा गाजियाबाद में थोड़ा ज़्यादा होगा। और जैसे मैंने बताया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश खास करके ये आज और कल रहेगा। तो ये हो गया जो ताउते का जो सिस्टम था, जो साइक्लोनिक सिस्टम का रेमिना। दिल्ली में बुधवार सुबह से रात 8:30 बजे तक 60 मिलीमीटर बारिश हुई, जो मई के महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। इससे पहले 24 मई 1976 को एक दिन में इतनी बारिश हुई थी। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि मई के महीने में 1951 से अब तक का सबसे कम तापमान है। एक और अहम खबर, दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में भी कल से बारिश हो रही है। कई इलाकों में यहां भी जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई। दिल्ली एनसीआर में हुई 24 घंटे की बारिश के बाद एनसीआर में जगह जगह पर जल भराव जैसी स्थिति है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको वसुंधरा की दिखा रहे हैं और वसुंधरा के इस रेजिडेंशियल कॉलोनी की तस्वीरें आप देखिए, आपको घरों के बाहर पानी भरा हुआ नजर आएगा। 24 घंटे से बारिश जो है वो दिल्ली और एनसीआर में लगातार हो रही है और हल्की हल्की बूंदाबांदी के बाद बारिश तेज भी हुई। हालांकि मौसम विभाग द्वारा अंदेशा जताया गया था कि बारिश जो है वो केवल हल्की रहेगी, ज्यादा तेज नहीं रहेगी। लेकिन बीते दिन जिस तरह से बारिश दिल्ली और एनसीआर में रही, वो तस्वीरों के जरिए भी दिखाई दे रहा है। असर इतना है कि सारी कॉलोनी जो है, आपको चारों तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कॉलोनी की। आप जो सड़क देखेंगे वो पूरी तरह से पानी में आपको नजर आएगी। आगे आने वाले दिनों में मौसम विभाग के अनुसार बारिश जो है वो अब हल्की रहेगी, ज्यादा बारिश का अंदेशा नहीं है। और गनीमत यह है कि दिल्ली एनसीआर में जो तापमान है उसमें भी गिरावट हुई है, जिस वजह से जो भीषण गर्मी लगातार चल रही थी उससे कुछ वक्त के लिए दिल्ली और एनसीआर के लोगों को राहत मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद का हाल आपने हमारी सहयोगी से जाना। अब प्रतिमा का रुख कर लेते, क्योंकि देश के दूसरे हिस्सों में मौसम को लेकर क्या भविष्यवाणी है, प्रतिमा बता रहे हैं टच स्क्रीन के जरिए। ओवर टू यू प्रतिमा। शुक्रिया मलिका। तो अपने दर्शकों को बता दें कि ताउते तूफान आगे बढ़ गया है, लेकिन कई सारे इलाकों में अपना असर भी छोड़ गया है। असर कुछ इस तरीके का हुआ है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी कल से ही हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम में बदलाव आया है, जो एक हद तक राहत भी दे रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अब आपके सामने हम मैप के जरिए, इस टच स्क्रीन पर हम आपको समझाएंगे कि मौसम विभाग ने किन ऐसे राज्यों के लिए भारी बारिश की आशंका जाहिर की है, कौन से ऐसे राज्य जहां मध्यम बारिश होने वाली है और कौन से ऐसे राज्य है जहां हल्की बारिश होने वाली है। तो बहुत आसान भाषा में आपके सामने हम ये रख दे रहे हैं मैप। तो देखिए, भारी बारिश यानी ये जो इलाके जो कि चिन्हित किए हम लोगों ने, ये मौसम विभाग ने बताया है कि इन राज्यों में होने वाली है भारी बारिश, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसमें शामिल है, जहां पर भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। कुछ इस तरीके का असर ताउते का भी देखने को मिल रहा है। बात मध्यम बारिश की कर लेते हैं, तो कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर मध्यम बारिश होने वाली है, अब वो भी आप जान लीजिए। आपके सामने वो राज्य, दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, तेलंगाना, गोवा,
अंदरूनी कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंदरूनी तमिलनाडु, ये वो राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि मध्यम बारिश यहां पर होने वाली है। तो कुछ इस तरीके का असर इन इलाकों में देखने को मिलेगा, इन राज्यों में देखने को मिलेगा। एक ही राज्य के कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहां मध्यम बारिश होगी, जहां हल्की बारिश होगी और जहां भारी बारिश होगी। ठीक है, हल्की बारिश की अगर हम बात कर लें, लद्दाख में हल्की बारिश का प्रेडिक्शन है, गुजरात में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो ताउते तूफान आगे जरूर बढ़ गया है, लेकिन देश के कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इसका असर देखने को मिल रहा है और असर कुछ ऐसा है कि कहीं पर भारी बारिश देखने को हमें मिल सकती है, कहीं पर मध्यम और कहीं पर हल्की। ओवर टू यू मल्लिका। तो टच स्क्रीन के माध्यम से ये जरूरी जानकारी आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। तो ताउते का साइड इफेक्ट राजस्थान में भी दिख रहा है, जहां कुछ जिलों में बेमौसम बारिश ने लोगों को मुसीबतों में डाल दिया है। हाहाकार मचाता ये पानी किसी नदी का नहीं, बल्कि उस बारिश का है जो ताउते तूफान अपने साथ राजस्थान लेकर आया। गुजरात से होते हुए ताउते जैसे ही राजस्थान की सीमा में दाखिल हुआ, तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और बांसवाड़ा जिले के अधिकांश इलाकों का हाल कुछ ऐसा हो गया। घंटों की बारिश के बाद शहर के साबेला बाईपास पर मौजूद रेलवे के अंडरपास में 8 फीट तक पानी भर गया। बुधवार से लगातार हो रही बारिश से अजमेर शहर का भी हाल बेहाल हो गया। शहर के निचले इलाकों में सुबह जब लोग सोकर उठे तो गलियों में पानी का कब्जा था और नाले उफान मार रहे थे। यहाँ पर आधे घंटे की बारिश में कमर तक का पानी भर जाता है भैया, और ये 15-20 सालों से ये समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। आए दिन यही परेशानी होती है बारिश के टाइम में। मैंने कितनी बार शिकायतें करी, आने वाले पार्षदों को भी बोला, पूर्व पार्षदों को भी बोला, वर्तमान को भी बोला, सबने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना डिप्रेशन अब कमजोर हो गया है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में आज भी बारिश हो सकती है। देश के लिए ये एक अच्छी खबर है कि कोरोना के मामले कुछ कम हुए हैं। कोरोना को हराने की जारी कोशिशों को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी बड़ी बैठक करने वाले हैं। देश में कोरोना की कम होती रफ्तार और ठीक होने वालों का बढ़ता आंकड़ा राहत की बात है। कोरोना के बदलते समीकरण को लेकर पीएम मोदी आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और इस बड़ी बैठक में एक और नया समीकरण देखने को मिलेगा। चुनावी तल्खियों को दूर करते हुए आज पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोरोना पर पीएम की बैठक में शामिल होने वाली हैं। देश में कोरोना के हालात को लेकर पीएम मोदी आज 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना की स्थिति और रोकथाम पर चर्चा होगी। बैठक में बंगाल, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, केरल और हरियाणा के अधिकारी होंगे। बैठक में ममता बनर्जी भी शामिल रहेंगी। इससे पहले बंगाल चुनाव के दौरान भी 2 बैठक हुई थी, जिसमें ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी। तो 180 मिनट का ये सफर लगातार मेरे और प्रतिमा के साथ जारी है। वक्त यहाँ एक ब्रेक का हो गया है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि ये खबर आपको दिखा देते हैं जो कि कोरोना से जुड़ी हुई है। कोरोना की जांच के लिए अब लैब के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। कोरोना जांच को लेकर आईसीएमआर के एक ऐलान से लोगों को मदद मिलने वाली है। अब आप घर बैठे अपनी कोरोना की जांच कर सकते हैं। आईसीएमआर ने घर में ही कोरोना की रैपिड एंटीजन टेस्ट की मंजूरी दे दी है। घर पर कोरोना जांच के लिए आपको क्या करना होगा वो समझ लीजिए। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से होम टेस्टिंग ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप के जरिए ही टेस्ट के नतीजे की जानकारी मिलेगी। टेस्ट स्ट्रिप की फोटो उसी रजिस्टर्ड मोबाइल से लेनी होगी जिसमें ऐप है। डेटा एक सिक्योर सर्वर पर कैप्चर होगा जो आईसीएमआर की टेस्टिंग पोर्टल से जुड़ा होगा। रिजल्ट को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसके लिए आईसीएमआर ने पुणे की माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस लिमिटेड के एंटीजन किट को मंजूरी दे दी है। कौन लोग ये टेस्ट करवा सकते हैं, आईसीएमआर ने इस बारे में भी बताया है। लक्षण वाले या कोरोना मरीजों के संपर्क में आए लोग, लक्षण के बावजूद घर पर टेस्टिंग में नेगेटिव आने पर RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। हालांकि आईसीएमआर ने घर पर बहुत ज्यादा टेस्टिंग से मना भी किया है। जल्द ही ये किट बाजार में आ जाएगी। तो 180 मिनट का ये सफर नमस्ते भारत का लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन सुबह 8 बजे डॉक्टर लारा शाह बताएंगे आपका आज का राशिफल खुशकिस्मत से। तो आज आप देख रहे होंगे कि मैंने और प्रतिमा हम दोनों ने येलो कलर के कपड़े पहने। मैंने तो इसलिए पहने क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि थर्सडे को येलो पहनना चाहिए। आपने ये कोइंसिडेंस है। मैं आज यही पहनकर आई और मैंने को लगा कि नहीं ठीक है, वी शुड गो फॉर येलो और वी आर ट्विनिंग। बिल्कुल। और अगर आपके वार्डरोब में भी येलो है तो आज आप भी येलो पहनिए
और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, अगली खबर आपको प्रेरणा देगी। अब खबर बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान से जुड़ी हुई, जो कोरोना काल में मदद में जुटे हुए हैं। तो अब सलमान खान भी कोरोना काल में मदद में जुटे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, इन्हें विदेशों से मंगाया गया है ताकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हैं सलमान खान द्वारा मुफ्त में दिए जाएंगे जरूरतमंद मरीजों को। सलमान खान की इस मुहिम में उनका साथ दे रहे हैं उनके दोस्त और कांग्रेस के विधायक बाबा सिद्दीकी। फिलहाल विदेश से 650 छोटे बड़े ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मंगाए गए हैं। भेजा कम से कम 150 कॉन्सेंट्रेटर अभी जो आ रहे हैं वो सलमान खान की तरफ से आ रहे हैं, तो ये संख्या जाके 500 से 650 हो गई। और मुझे यकीन है कि सलमान खान ने कहा कि और भी भेजेंगे बीइंग ह्यूमन की तरफ से। सलमान ने खुद ट्वीट कर नंबर साझा किया ताकि जरूरतमंदों तक मदद पहुंच पाए। इसके अलावा सलमान ने पिछले साल लॉकडाउन में हर मजदूर को 3,000 रुपए के हिसाब से कुल 15 करोड़ की मदद की। हाल ही में हर मजदूर को 1,500 रुपए की मदद से कुल 3 करोड़ 75 लाख रुपए दिए। इसके अलावा सलमान पुलिस कर्मियों समेत फ्रंट लाइन वर्कर्स को नाश्ता भी पहुंचाते हैं। और चलिए एक और अहम खबर आपको दिखा देते हैं। ये खबर है बिहार से। आपको बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम की सच्चाई दिखाने वाली ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इसमें जो जानकारी है वो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। देखिए, ये है नीतीश के सुशासन में चरमराई स्वास्थ्य सिस्टम की हालत। उत्तरी बिहार के 2 जिले सिवान और सुपौल, दोनों में करीब 325 किलोमीटर की दूरी, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा की हालत हूबहू। ये तस्वीरें सिवान के मैरवा की हैं। मरीज को सरकारी अस्पताल में इलाज तो छोड़िए, एम्बुलेंस तक नहीं मिली। ले जा रहे हैं कि एम्बुलेंस वाले के पास, सरकारी एम्बुलेंस वाले के पास 10 बार फोन किए हैं, वो अभी फोन नहीं उठाया। उसके बाद से हम कोई न कोई व्यवस्था करके ठेला पर ले जा रहे हैं और कहीं ट्रीटमेंट कराएंगे। सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, तो प्राइवेट में कहीं न कहीं कराना पड़ा। ये हालत बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले सिवान की है। स्वास्थ्य मंत्री के जिले में ये हाल है तो आगे किसी जिले के बारे में बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अब ये तस्वीर देखिए, ये उस सुपौल जिले की तस्वीर है जहां से बिहार सरकार में शाहनवाज समेत 3 मंत्री हैं। ऑटो पर मरीज का इलाज हो रहा है और कंपाउंडर की जगह सिक्योरिटी गार्ड टाका लगा रहा है। ऐसे ही ठेले पर एक मरीज की तस्वीर पप्पू यादव ने भी ट्वीट करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को घेरा है। हाल के दिनों में बिहार में खराब एम्बुलेंस को लेकर खूब बवाल हुआ है। राजनीति से इतर खराब स्वास्थ्य व्यवस्था का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। शर्मसार करने वाली तस्वीरें ये बिहार से आई है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे सामने जो चीज है उसकी कीमत हमें नहीं पता होती। किचन में हम हल्दी रोज देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हल्दी का ताल्लुक ज्योतिष के साथ कैसे है? किस तरह से आपको मिल सकते हैं उसके फायदे सेहत और वेल्थ के लिए भी। आज जानेंगे आंखों की रहस्यमय शक्ति को और देखेंगे किस तरह से आप नजरिए से बदल सकते हैं अपने नसीब। आज ये भी देखेंगे कि आज के हॉरोस्कोप में आपके लिए क्या लिखा है। मैं हूं डॉक्टर लारा शाह, आपकी वेलनेस हीलर। आप देख रहे हैं खुशकिस्मत। आपके लिए कार्ड बहुत अच्छा आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी खुशखबरी आएगी, समथिंग गुड। ये हो सकता है कि आप कोई डिसीजन लो अपने रिलेशनशिप के बारे में। बुद्धि मुद्रा, इस तरह से आपको अपनी लिटिल फिंगर और थंब को मिलाकर ये तीनों फिंगर को सीधा रखना है। इससे आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल डायलॉग या कम्युनिकेशन क्लियर होती है। कई बारी मैंने ये देखा है कि अगर आपकी एनर्जी या थॉट बहुत नेगेटिव होती है तो आप भी आधा किलो हल्दी अपने वर्क स्टेशन पे, जहां आप काम करते हैं, वहां पे रख सकते हैं। अब देखते हैं राशिफल टैरो के साथ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एरीज यानी मेष राशि से। 3 कार्ड आए हैं आपके सुबह के लिए। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर आपको मन नहीं करेगा काम करने के लिए, लेकिन आपकी क्रिएटिव आइडियाज बहुत सारी होंगी और आपके कमिटमेंट्स भी हैं, तो पूरा करें, क्योंकि अभी आज के दिन फर्स्ट हाफ में आपकी एनर्जी बड़ी अच्छी रहेगी। और सेकेंड हाफ में आया है ये। और शाम को एरीज के लिए ऐसा है कि
आप बहुत व्यस्त रहेंगे। आपके काम की मोमेंटम अच्छी है तो तोड़िएगा नहीं। अगर आपके कोई प्लान्स हैं तो चेंज कर लीजिए, बट फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। अब बारी है वृषभ राशि यानी टॉरस। बर्थडे मंथ है टॉरस का। आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड टाइम। अपने पूरे साल की प्लानिंग भी कर लीजिए। ये कार्ड आया है फर्स्ट हाफ में। आप कुछ पेपर वर्क या लीगल जो भी कुछ है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इट इज़ गुड फॉर यू। और ये हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि आप सारा काम अकेले कर रहे हैं, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, लेकिन यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, तो काम पूरा करें। सेकेंड ये है कि अगर किसी के साथ अनबन है तो आप सैड फील करेंगे, या हो सकता है आप कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे आपके पार्टनर को हर्ट हो। शाम को थोड़े रिलैक्स रहिएगा ताकि अपने रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। अब बारी है जेमिनी यानी मिथुन राशि की। आपके लिए फर्स्ट हाफ के लिए कार्ड आया है जस्टिस। आप जो भी करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे वो रहेगा अच्छा। और अगर लॉ या लीगल का कुछ काम पूरा करना है तो आज का दिन बहुत अच्छा है। जो डिसीजंस आप लेंगे वो अच्छा होगा। अगर कोर्ट की तारीख है तो आपके हक में आज का रिजल्ट जाएगा। सेकंड कार्ड है कि आपको जो चिंता है, शायद आपको दुनिया की बहुत वारी है या अपने खुद के प्रॉब्लम्स को लेके कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आज आप बहुत बेचैन हो जाएंगे। सो यू नो व्हाट टू डू। थोड़े से टिप्स यूज करिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करें। आज सुबह दिन अच्छा गया है, राइट? एक काम अच्छा गया है तो वो सोच के सारा दिन खुश रहिए। अब बारी है कर्क राशि यानी कैंसर। यहां पर कार्ड आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसका ये मतलब है कि आपको शायद कोई ऐसी खबर मिलेगी जो अच्छी नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। या आपके घर का जो वातावरण है ये तनाव में होगा, तो थोड़ा सा आप कुछ बेटर फील कराइए सबको, या आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए। सेकेंड हाफ में ये है कि आपको अपना काम पूरा करना है और अपने आप को आप व्यस्त रखें और काम भी आपके पूरे हो जाएंगे। सो मे बी आज का दिन लेट स्टार्ट होगा। अब देखते हैं लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए क्या है आज। फर्स्ट हाफ में है कि आपको रास्ता नहीं दिखेगा, आपको लगेगा ये करें कि वो करें, कंफ्यूजन रहेगी। आपने जो प्लानिंग की थी उस हिसाब से दिन नहीं जाएगा। लेकिन सेकेंड हाफ में आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सही रहेगा और आपके लिए पेमेंट भी रिलीज होगी या आपका काम आगे बढ़ेगा। तो डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द डे आपका दिन अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कन्या राशि यानी वर्गोस के लिए क्या है आज। आपको लगेगा कि आपको कोई समझ ही नहीं रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होंगी और आपके कंपेटिटर्स आपसे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आसपास क्या हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आपने जरूरत से ज्यादा अपने आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली है, इसके वजह से आप डेडलाइंस मीट नहीं कर पाएंगे, या आपको हो सकता है प्रेशर आएगा, स्ट्रेस होगा कि घर का सारा काम कैसे खत्म हो। अब बारी है लिब्रा यानी तुला राशि वालों की। आपके लिए कार्ड बहुत अच्छा आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी खुशखबरी आएगी, समथिंग गुड। ये हो सकता है कि आप कोई डिसीजन लो अपने रिलेशनशिप के बारे में, और शाम को ये हो सकता है कि आप अफसोस कर रहे हैं कोई चीज को लेके, आपका काम नहीं बना हो, तो मॉर्निंग में अपना काम पूरा कर लीजिए, शाम तक मत रखिए, प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल मत करिएगा आज के दिन। अब देखते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस के लिए आज के दिन क्या है। ये कार्ड आया है टावर। ये कहता है कि कोई ऐसी न्यूज आएगी जिससे आप नाखुश रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इतने सारे बदलाव एक साथ में आएंगे तो कैसे चलेगा। और सेकंड कार्ड ये है कि हो सकता है आज के दिन आपको खर्चा भी ज्यादा हो, लेकिन आपके हाथ से एक पुण्य भी होगा आज के दिन, तो डरेगा नहीं। पुण्य करना अच्छा है, कर्म के लिए इट्स वेरी गुड, बैलेंस होगा। अब धनु राशि यानी सैजिटेरियस, देखते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा।
आपका जो भी काम था, आपका स्ट्रेस पूरा होगा आज। आप अच्छे से कुछ नया शुरू कर पाएंगे। और ये कार्ड आया है कि जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि अभी और वापस दोबारा शुरू हो गया, लेकिन आपको बहुत रिसर्च करनी है। आप जो भी काम लेते हैं हाथ में, उसके बारे में सोच समझ के फिर डिसीजन लीजिएगा। घर के मामलों में लेडीज के लिए आज का दिन अच्छा है। बस इतना है कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू मच। आज हो सकता है थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आपका दिन होगा मैजिकल। आप जो सोचेंगे वैसा दिन जाएगा। यानी आज पॉजिटिव सोचें ताकि आपका दिन पॉजिटिव जाए। सुबह के टाइम, शाम के समय आप जो एक्सपेंशन के प्लान्स कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ नई आइडियाज के बारे में सोच रहे हैं, उसे लिखिए ताकि आप भूल ना जाएं, क्योंकि वो आपके आएंगे आगे काम और उससे आपके बहुत बड़े काम भी बनेंगे। अब कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, आपका दिन रहेगा कैसा। आप फुल एक्टिव मूड में रहेंगे आज। शायद गुस्से में भी रहेंगे तो थोड़ा सा काम रहिएगा। यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है कि जो भी आपने सोचा है वो काम कर पाएंगे आज आप। और शाम को भी आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेगी, तो वर्कआउट भी करिए ताकि आप अपना गुस्सा और किसी पे ना निकालें, अपनी एनर्जी और कहीं ना निकालें। मेक श्योर कि आपका काम भी पूरा हो। यू वर्कआउट और अच्छी एनर्जी में कुछ अच्छा काम करें। मेडिटेट करिए, वर्कआउट करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। उससे आपकी जो ऊर्जा है वो और भी अच्छी रहेगी और आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बारी है पाइसेस यानी मीन राशि। आपका दिन रहेगा थोड़ा सा आराम वाला आज के दिन। और हो सकता है कि आप गुस्से में हैं, इसीलिए आप सोचेंगे कि आज कुछ नहीं करना है, लेकिन शाम के टाइम पे भी आप उसकी वजह से और भी अपसेट हो जाएंगे। जो काम है उसे पूरा कर लीजिए ताकि शाम को आप थोड़ी एनर्जेटिकली अपने आसपास जो हैं या अपने लव्ड वंस फैमिली का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ सकें। हल्दी यानी टर्मरिक की देश विदेश में चर्चा होती है। कहते हैं कि एंटीसेप्टिक है टर्मरिक और एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिसकी वजह से सेहत अच्छी होती है। हमारे तो घर में हम सब्जी, दाल, दूध में हल्दी लेते ही हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि बिना खाए भी आप अपनी सेहत बना सकते हैं? ये एक ज्योतिषी उपाय है। आज का दिन है गुरुवार और गुरुवार का दिन है बृहस्पति का दिन, यानी जुपिटर प्लैनेट के इन्फ्लुएंस ज्यादा होते हैं। जुपिटर प्लैनेट बहुत बड़ा प्लैनेट है इन ऑल द अदर प्लैनेट्स और इनके गुण भी बहुत हैं। आपको अच्छी सत्ता मिल सकती है, नाम मिल सकता है, शान मिल सकता है, हैप्पीनेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, जितने भी चीजें अच्छे गुण हैं वो जुपिटर प्लैनेट से आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर जुपिटर आपका वीक है या उसकी डिग्री बहुत कम है और वो इफेक्टिव नहीं है या मैलेफिक है यानी रॉन्ग प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है धन, संपत्ति, काम बढ़ाने में, खुश रहने में। और जुपिटर जहां देखता है वहां वजन बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आपको ये देखना है कि आपका जुपिटर कहां बैठा है और इस समय आपका वक्त कैसा चल रहा है। लेकिन जिनका जुपिटर वीक है उनके लिए एक उपाय है जो मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को कहती हूँ। आप आधा किलो येलो अक्खा हल्दी, जो अक्खा होता है, अम्बा नहीं, जो पीला वाला हल्दी होता है, आधा किलो एक येलो कपड़े में, पीले कपड़े में या सफेद कपड़े में, पीला है तो बेटर है, उसे बांध के, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या आपका काम नहीं अच्छा चल रहा है तो जिस तरफ आप सोते हैं उस साइड पर आप उसे बांध कर रखें या उस तरफ हल्दी रखें। ये आप 30 दिन तक रखेंगे अक्खी हल्दी। उसके बाद ये हल्दी आप खाने में यूज नहीं कर सकते, तो आप ऐसे ही किसी को दे सकते हैं, लेकिन पानी में मत डालिएगा। और दोबारा 30 डेज यानी 30 दिनों के लिए वापस आप इसी तरह से आधा किलो हल्दी रखिए अपने पास और ऐसा करने से आपको फर्क महसूस होगा।
कई बारी मैंने ये देखा है कि अगर आपका काम नहीं चल रहा या आपके पास बैठने के लिए बहुत छोटी जगह है और आपकी एनर्जी या थॉट बहुत नेगेटिव होती है, लोगों को पता होता है कि मैं नेगेटिव जल्दी सोचता हूँ, मैं किसी में ऐब जल्दी निकालता हूँ। अगर आपका नेचर ऐसा हो गया है तो आप भी आधा किलो हल्दी, अक्खी हल्दी अपने वर्क स्टेशन पे जहां आप काम करते हैं वहां पे रख सकते हैं। उससे आपकी सकारात्मक सोच भी बढ़ेगी और आपका काम भी बढ़ेगा। इस तरह से आप रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेंगे ताकि आपका लॉस ना हो। सबके लाइफ में ऐसा फेज आता है जब हमें लगता है कि बहुत अड़चने आ रही हैं और रास्ते खुल नहीं रहे हैं। तो इसके लिए एक उपाय है, आप कोई भी नारियल तेल हो आपके पास या सरसों का तेल हो, उसमें थोड़ी हल्दी का पाउडर मिला के आप अपने नाभि पर उसे लगा लीजिए नहाने के पहले, और आधा घंटा ऐसे ही जो काम कर रहे हैं करते रहिए और उसे रहने दीजिए। इससे आपके चक्र में बैलेंस होती है और आपके लिए नए नए रास्ते खुल जाएंगे धन कमाने के लिए। और ये उपचार करने से जो बृहस्पति है उसकी एनर्जी बढ़ती है, जिससे आपके जो भी विघ्न हैं वो दूर हो सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बहुत मशहूर है क्योंकि बहुत सारे स्टार्स, फेमस बॉलीवुड और हॉलीवुड के स्टार्स इसे प्रैक्टिस करते हैं। हॉलीवुड के स्टार जिम कैरे, दीपक चोपड़ा, जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, ओपरा विनफ्री, इन सब स्टार्स ने ऐसे कहा है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से इनके ड्रीम्स अचीव हुए हैं। जिम कैरे की एक स्टोरी कहूँ कि इन्होंने $60 में एक गाड़ी लेकर अपने गांव से सिटी में आए थे, एक ड्रीम लेकर कि मुझे पिक्चर में एक्टर बनना है, आई वॉन्ट टू बी अ मूवी स्टार। ये उन्होंने खुद भी कहा है कि उन्होंने एक पेपर पे लिख लिखा था कि उन्हें $10,000 चाहिए, और उनके सीलिंग पर, उनके जहाँ पर वो वॉश बेसिन है वहाँ के मिरर पर, अपने बेड पर, सब जगह उन्होंने छोटे छोटे पोस्टिक लगा रखे थे $10,000 और उनके जो भी ड्रीम लिस्ट थे या गोल विजन्स थे। लेकिन मेन था कि ही वांटेड टू बिकम अ स्टार। जिम कैरे ने अपने आप को, खुद को एक चेक लिख के अपने वॉलेट में रखा था 10 मिलियन का। एंड आप कहेंगे कोइंसिडेंस है, लेकिन 1995 में जब उन्हें एक मूवी मिली डम एंड द डमर, उसमें उनको 10 मिलियन का चेक मिला था। कहते हैं व्हाट यू इमेजिन यू कैन क्रिएट। इसका ये मतलब है कि जो आप अपनी मन के विंडो में, मन के दृश्य में देखते हो, वो आप क्रिएट कर सकते हो। सो सबसे पहले आपको अपनी एक टाइम लेना है, 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम। एक पेपर लीजिए, बुक लीजिए, अपने बोर्ड पे लिखिए कि आपको एट द मोमेंट आपका गोल क्या है। लॉन्ग टर्म गोल लिख लीजिए और शॉर्ट टर्म गोल्स, कल क्या करना है, परसों करना है, या आफ्टर अ वीक दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव। मैंने सुना है एट द मोमेंट बहुत सारे लोग अपने पेपर्स डाल के एक्चुअली कह रहे हैं कि वी नीड अ ब्रेक, हम काम नहीं कर सकते, हमें कोई एनर्जी ही नहीं आ रही है। ऐसा मत करिए। राइट योर गोल्स, राइट योर ड्रीम्स, ड्रीम अ लॉट सो दैट यू कैन अचीव योर गोल्स। सो मेक अ स्मॉल कोलाज जिसमें आपके ड्रीम्स और विजन्स हैं, और वो आप जब काम कर रहे हैं सबकॉन्शियसली आपके मन में बैठ रहा है। तो जैसे ही आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए बैठेंगे, वो एकदम जल्दी से आ जाएंगे आपकी विजुअलाइजेशन में आपके गोल्स, और धीरे धीरे यू विल सी कि रास्ते खुल रहे हैं और आप अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो इसके बाद के जो मुद्राएं हैं वो प्रैक्टिस करिए, आपको माइंड की क्लैरिटी भी आ जाएगी। सबसे पहले आप ध्यान मुद्रा कर सकते हैं। आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखिए और दोनों थंब को मिलाइए, ओके, और आप आंख बंद करके ब्रीदिंग पर फोकस करें। ये आप 5 मिनट कर सकते हैं। इस मुद्रा से आपको कंसंट्रेशन, क्लैरिटी ऑफ माइंड, और अगर आपको बहुत थकावट लग रही है तो आपकी एनर्जी पूरी वाइब्रेट होएगी थ्रू योर मेरिडियंस एंड यू विल फील वेरी गुड। आप अक्सर देखेंगे कि बुद्धा ऐसे बैठते थे, तो आप इस तरह से बैठिए, ये मुद्रा प्रैक्टिस करिए, यू विल हैव मोर क्लैरिटी फॉर योर गोल्स एंड आप अपने गोल्स पर फोकस कर पाएंगे।
सेकेंड मुद्रा है बुद्धि मुद्रा। इस तरह से आपको अपनी लिटिल फिंगर और थंब को मिलाकर ये तीनों फिंगर को सीधा रखना है। इससे आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल डायलॉग या कम्युनिकेशन क्लियर होती है। आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड भी रहेगी। आपकी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की जो कनेक्शन है वो अच्छी होती है, जिससे आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। कहते हैं लीडर्स थिंक एंड टॉक अबाउट सॉल्यूशंस एंड फॉलोअर्स थिंक एंड टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स। इसका ये मतलब है कि अगर आप लीडरशिप क्वालिटी है आप में, तो आप हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप हर प्रॉब्लम के बारे में ही बात करेंगे तो आपके ड्रीम्स कैसे रियलाइज होंगे? वेल, आपके लिए आज खास वेल्थ टिप है। आप अपने घर में सबसे आपका फेवरेट कॉर्नर क्या है? उस कॉर्नर में आप जहां बैठते हैं या ज्यादा समय बिताते हैं, उस कॉर्नर में आप क्या देखते हैं ज्यादा समय तक? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपका फेवरेट फैमिली फोटो हो या आपकी फेवरेट गाड़ी दिखती हो आपको विंडो से, समथिंग दैट इज वेरी गुड फॉर यू। आप जहां बैठते हैं वहां लेफ्ट साइड पर एक ग्लास में, छोटा सा ग्लास, आप पानी भरें और आप अच्छी थॉट्स रखें कि आज आपका दिन अच्छा जाएगा, यू विल बी एबल टू अचीव एवरीथिंग, आप पावरफुल हैं, आप स्ट्रांग हैं। ये थॉट वाइब्रेशंस पानी में जाएंगे। फिर आप अपने ग्लास को पकड़िए और यही थॉट्स लाएं। वापस आप लेफ्ट साइड पे रख के आफ्टर 5-10 मिनट्स वो पानी पीजिए। इसे कहते हैं क्रिएटिंग योर ओन मेमोरी ऑफ एनर्जी। तो ये आपकी जो एनर्जी है ये बॉडी में जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब माँ का पका हुआ खाना है, सेम रेसिपी और कोई बनाता है अच्छा नहीं लगता, लेकिन माँ पकाती है तो स्वाद ही अलग है, क्योंकि वो इतने प्यार से बनाती है। इसी तरह से आप जब अच्छे वाइब्रेशंस इवन आप थॉट में लाते हैं और आप पानी पीते हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी चेंज होती है। ट्राई दिस, इट्स अ श्योर डील ऑफ वेल्थ टिप। तो आज के लिए आपकी थॉट है फॉर्च्यून लक। हिंदी में उसे कहते हैं खुशकिस्मत। वो आज का आपका मोटिवेशन वर्ड भी है और अफर्मेशन भी है। आप अपने आप से कहेंगे कि आप खुशकिस्मत हैं, या आप और को हेल्प करके उनका फॉर्च्यून लक बढ़ाएंगे। तो वॉट एवर यू डू टूडे, अगर आप मायूस हैं या आप हार गए हैं या थक गए हैं, अपने आप को मोटिवेट करिए बाय दिस वन वर्ड, खुशकिस्मत। आज का हमारा ये संकल्प है कि आज आप जब उठेंगे, अब से आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करेंगे एवरी डे। ये चैलेंज है 21 दिन की। आप हमें लिख भेजिए, आप हमें राइट करिए किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। बिकॉज खुशकिस्मत में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हम छोटी छोटी टिप्स ले आएं, जिससे आप अपनी लाइफ सक्सेसफुल करें और खुश रहें। इस बीच खबरों से एक बार फिर से आपको बता देते हैं अहम खबर। ताउते तूफान ने महाराष्ट्र गुजरात में बड़ी तबाही मचाई है और अब ताउते ने दिल्ली में भी मौसम को बदल दिया है। दिल्ली में ताउते तूफान की वजह से 2 दिनों से बारिश जारी है। दिल्ली में बारिश ने मई महीने में 45 साल का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में बुधवार को एक दिन में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 24 मई 1976 के बाद सबसे ज्यादा यानी 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया। साथ ही कल का अधिकतम तापमान करीब 24 डिग्री रहा, जो 1951 के बाद मई महीने की अगर बात करें तो सबसे कम है। साथ ही मौसम का असर भी यहां पर दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर पानी जम गया है। जमा होने की वजह से लोगों को दिक्कत हो सकती है। गाजियाबाद में पेड़ तक गिर गया। तो ताउते का असर कुछ इस तरीके से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिला कि कहीं पर पेड़ उखड़े हुए दिखे तो कहीं पर पानी जमा हो गया। तो मौसम का अपडेट देने के लिए इस वक्त हमारी सहयोगी अजातिका हमारे साथ जुड़ गए। अजातिका, जिस तरीके से आपकी जुल्फे उड़ रही हैं, लग रहा है तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश क्या अभी भी हो रही है? प्रतिमा, देखिए बारिश फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन बीते 24 घंटे में दिल्ली और एनसीआर में तेज बारिश रही है। तेज बारिश के साथ जो हवाएं हैं, विंड स्पीड भी नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा रही है। हमने ऐसी कई जगह दिल्ली और एनसीआर में लगातार अपनी रिपोर्टिंग में दिखाई है जहां पर विशाल पेड़ भी टूट गए हैं, लेकिन फिलहाल बारिश जैसी स्थिति नहीं है। मौसम विभाग ने अंदेशा ये जताया था कि 2 दिन
लगातार बारिश रहेगी और 2 दिन फिलहाल बीत चुके हैं और आज की बात करें तो आज का प्रेडिक्शन हल्की बारिश का है और फिलहाल आप देखेंगे हल्का सूरज भी उगने लगा है। लेकिन दिल्ली और एनसीआर में आप पहली बार देख रहे हैं कि आपको इतना नीला आकाश दिखाई देगा। ऐसा नीला आसमान शायद ही दिल्ली और एनसीआर के लोगों ने सालों में कभी देखा होगा, क्योंकि हमेशा दिल्ली का जो AQI स्टेटस है वो हर बार खराब रहता है। AQI खराब होने की वजह से जो साफ आकाश है, साफ आसमान, वो भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन 24 घंटे से जो बारिश हुई है उसके बाद AQI के स्तर में भी गिरावट हुई है और आसमान आप देखेंगे। ठीक है जादिका, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखे दिल्ली में मौसम का क्या हाल रहता है, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। चक्रवाती तूफान ताउते की तबाही से अभी देश उभरा नहीं है कि भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में एक और चक्रवाती तूफान के आने की संभावना जता दी है। इस बार खतरा पूर्वी राज्यों पर है। तबाही का ये शोर अभी मध्यम ही पड़ा था कि अंडमान के समुद्री क्षेत्र में एक और तूफान की आहट सुनाई देने लगी है। अगले 5 दिनों के भीतर ये तूफान देश के 2 बड़े पूर्वी राज्यों को अपनी चपेट में ले सकता है। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है यश, जिसे अंडमान भी कहा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी खाड़ी में 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो बहुत जल्द चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है, जो 26 मई की शाम तक बंगाल ओडिशा के तटों तक पहुंच सकता है। हेवी रेनफॉल या रेनफॉल जो है 26 का शाम से उड़ीसा वेस्ट बंगाल में शुरू हो जाएगा। रेन बैंड तो शुरू हो जाएगा, तो इसलिए अभी हम सारा गाइडेंस दे रहे हैं। ये जो नया सिस्टम बन रहा है, क्योंकि एक सिस्टम खत्म होते होते दूसरा सिस्टम बन रहा है, काफी एक्टिव है अभी भारत महासागर, जो उत्तर भारत महासागर काफी एक्टिव है। यश की रफ्तार अम्फान तूफान के बराबर होगी। अम्फान तूफान ने पिछले साल मई में बंगाल के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। हालांकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बंगाल से टकराने के बाद तूफान बांग्लादेश की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन रास्ता बदलने से पहले ओडिशा और दक्षिण बंगाल के जिलों में ये तेज बारिश के साथ दस्तक देगा, इसलिए तैयारियां अभी से शुरू करनी होगी। चलिए बढ़ते आगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मॉनसून से पहले मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है। क्या है ये बड़ा फैसला और किसानों को इससे कैसे फायदा होगा, देखिए पूरी रिपोर्ट हमारी इस खबर में। किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने DAP खाद पर सब्सिडी 140% तक बढ़ा दी है। सब्सिडी बढ़ने से अब किसानों को पुरानी कीमत पर ही DAP मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में DAP की कीमत बढ़ने से किसानों को भारत में खाद के दाम बढ़ने की चिंता थी। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में DAP खाद की कीमत बढ़कर 2400 रुपए प्रति बैग हो चुकी है, लेकिन सरकार ने किसानों को बढ़ी कीमत के बोझ से बचाने के लिए पुरानी सब्सिडी को बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया है। यानी किसानों को अब DAP खाद पहले की ही कीमत 1200 रुपए में मिलेगी। पिछले साल DAP खाद की कीमत और इस साल DAP खाद में क्या बदलाव हुआ है, ये भी जान लीजिए। पिछले साल DAP का दाम 1700 रुपए प्रति बैग था, जिस पर सरकार से 500 रुपए की सब्सिडी मिलती थी और किसानों को 1200 रुपए प्रति बैग DAP मिलता था। इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2400 रुपए कीमत होने पर सरकार 1200 की सब्सिडी देगी, जिससे किसानों को इस बार भी DAP खाद 1200 रुपए प्रति बैग मिलेगी। सरकार के इस फैसले से आने वाले दिनों पर सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने की संभावना है। केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करती है और DAP खाद पर सब्सिडी बढ़ाने के फैसले के बाद सरकार पर करीब 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पीएम मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और अधिकारियों के बीच खाद कीमतों पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब सब्सिडी में प्रधानमंत्री जी ने 140% की वृद्धि की है। इसके परिणाम स्वरूप अब किसानों को यह DAP का बैग 1200 रुपए में ही मिलेगा। हालांकि माना यही जा रहा है कि खाद के दाम कम किए जाने के पीछे विपक्ष का दबाव था। इससे पहले कि मामला तूल पकड़ता, सरकार ने खुद ही सब्सिडी बढ़ाकर दाम कम कर दिए।
तो खाद का मुद्दा तूल न पकड़े, इसलिए सरकार ने खुद ही सब्सिडी कम कर दी। अब किसान कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का मुद्दा भी तो तूल पकड़े हुए है, सरकार ने क्यों नहीं कृषि कानून रद्द कर दिया। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या इस अदावत में किसान ऐसे ही संक्रमण के साए में जीते रहेंगे। इसी के लिए खास रिपोर्ट तैयार की है हमारी सहयोगी मलिका ने, आपको जरूर देखनी चाहिए। देश महामारी से जूझ रहा है, कोरोना से जंग लड़ रहा है और यकीनन ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन कुछ महीनों पहले तक किसान आंदोलन सबसे बड़ा मसला इस देश में हुआ करता था। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान बड़ी खबर हुआ करते थे, लाल किले पर फहराता झंडा बड़ी खबर हुआ करता था। लेकिन आज कहाँ है वो किसान? किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान नेता कहाँ है? तो ऐसे वक्त में जब संक्रमण की सुनामी पूरे देश में आई है, तब किसान नेता कहाँ हैं? वो हम आपको बताएं। उससे पहले किसानों का हाल देख लीजिए। जी, मौजूदा वक्त में ये किसान आंदोलन का सूरते हाल है। कभी सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टर्स और ट्रॉलियों का रेला लगा रहता था, लेकिन अब आंदोलन की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब सवाल ये कि संक्रमण काल में किसानों के ऐसे हाल के लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार या किसान? तो कैसा चल रहा है किसान आंदोलन? क्या किसान आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंच पाएगा? यकीनन आपके मन में भी बहुत से सवाल होंगे और उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मैंने किसान नेता राकेश टिकैत से खुद ऑनलाइन बात की। इस वक्त वो गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। उनसे मैंने ये जानने की कोशिश की कि जिस दौर में पूरे देश को घर में रहने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है, उस दौर में राकेश टिकैत किसानों को लेकर बॉर्डर पर क्यों बैठे हैं? ये सवाल राकेश टिकैत से इसलिए भी पूछा जाना जरूरी है क्योंकि किसान उनके और उन जैसे ही नेताओं के आह्वान पर दिल्ली की दहलीज तक आए थे। 6 महीने होने वाले हैं लेकिन वापसी नहीं हुई। और अगर किसान संक्रमण के लपेटे में आ गए तो जान की जिम्मेदारी लेगा कौन? जब हमने ये पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। जब पिछले साल ये कोरोना आया तो उस टाइम पे एक कानून लेकर आ सकते हैं, तो आज कोरोना काल में ये कानून खत्म भी कर सकते हैं। जहाँ पे हम 6 महीने से रह रहे, ये एक किस्म से हमारी कॉलोनियाँ हैं, ये हमारे गांव हैं, तो गांव उठ के कहीं जाएंगे तो है नहीं। हमारे पक्का कंस्ट्रक्शन है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते हैं, और अगर कोई बीमार होगा तो उसका रास्ता हॉस्पिटल है। हमने तो सरकारों को लिखा है कि आप वैक्सीनेशन करवाओ, बॉर्डर के ऊपर भी, यहाँ पे भी करवाओ। हमने भी लगवाया है और भी बहुत लोग हैं जिसको जहाँ जगह मिली लगवाया है उसने। राकेश टिकैत ने अपनी जिम्मेदारी को सरकार के कंधों पर डाल दिया। लेकिन यहाँ एक सच और जान लीजिए कि जो पंजाब किसान आंदोलन की धुरी बना था, उस पंजाब में सबसे ज्यादा लोग कोरोना से मर रहे हैं। कोरोना की वजह से देश में औसत मृत्यु दर 1.1% है, जबकि पंजाब में ये 2.4% है। मंगलवार को ही पंजाब में कोरोना से 231 लोगों की मौत दर्ज हुई। पंजाब में सिर्फ 72,000 के करीब एक्टिव केस हैं, लेकिन रोजाना 200 के करीब लोग मर रहे हैं। हालांकि किसान आंदोलन और संक्रमण के फैलने का सीधे सीधे आपस में कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब धरना स्थल तक किसानों का रोजाना आना जाना लगा है, तो फिर संक्रमण के खतरे से इनकार भी नहीं किया जा सकता। आंदोलन पर हर तरफ से जारी मौन के बीच चीखते सवाल ये हैं कि किसानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। कैमरा पर्सन रंजीत कुमार के साथ मलिका मल्होत्रा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और इस समय एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें, महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से 90 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 1500 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ गया है और महाराष्ट्र अकेला वो राज्य नहीं है जहां से लगातार ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं। लेकिन जो आंकड़ा महाराष्ट्र से निकल कर आया है वो डराने वाला है। राज्य में ब्लैक फंगस के लिए लगने वाले इंजेक्शन की भी की जा रही है। पीएम के साथ बैठक में ब्लैक फंगस का मुद्दा उद्धव ठाकरे उठाने वाले हैं।
इस खबर पर, इस मुलाकात पर, इस मीटिंग पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। सारा अपडेट आप जान सकेंगे एबीपी न्यूज। तो आप जानते होंगे दिल्ली में वैक्सीन को लेकर पोस्टर विवाद हुआ था। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने वैसे ही विवादित पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। पोस्टर में पीएम मोदी पर हमला किया गया है, वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। ऐसे ही पोस्टर इससे पहले दिल्ली में लगाए गए थे जिस पर खूब विवाद हुआ था। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब कांग्रेस महाराष्ट्र में वही मामला दोहरा रही है। इस तरीके के पोस्टर दिख रहे हैं जिस पर लिखा गया है मुंबई कांग्रेस। तो हम जानते हैं कि आपको भी इंतजार होगा आज के कार्टून का, तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं इरफान जी का और देखते हैं कि आज का कार्टून क्या कहता है। इरफान जी, तैयार है कार्टून? जी एकदम तैयार है। आप देख रहे हैं इस कार्टून के अंदर जैसे कि ये बच्चा है और उसकी कितनी बुरी हालत हो रही है कि वैक्सीन जैसे बिल्कुल उसके सामने आई गई है और बस लगने ही वाली है, तो ये हालत बन चुकी है। उसने लैपटॉप रखा हुआ अपने साथ में, पढ़ाई कर रहा था जिस तरह से, तो वो कह रहा है कि क्या ऑनलाइन क्लासेस की तरह ऑनलाइन वैक्सीन नहीं हो सकती है? नहीं, बिल्कुल सही सवाल पूछा है, क्योंकि प्रतिमा ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चल रही है और इंजेक्शन से शायद ही कोई बच्चा हो जिसको डर ना लगता हो, तो ये सवाल पूछना तो लाजमी है कि क्या ऑनलाइन वैक्सीनेशन भी हो सकता है क्या? वाकई कमाल का कार्टून है। तो मलिका, बच्चों की वैक्सीन पर सियासत भी हो रही जो नहीं होनी चाहिए, और आज का कार्टून भी हमारा उसी पर आधारित था। नमस्ते भारत में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।